हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हम कर रहे थे इफ़ेक्ट ऑफ प्रेशर। ठीक है, वेरियस फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ गैसियस सॉलिड कर रहे थे, जिसमें हमने पहले 3 तो पढ़ी लिए थे। नेचर ऑफ गैस कैसी होनी चाहिए, नेचर ऑफ सॉलिड कैसा होना चाहिए, और व्हाट इज़ द इफ़ेक्ट ऑफ प्रेशर। तो इफ़ेक्ट ऑफ प्रेशर में अगेन आपको बता देती हूँ कि इफ़ेक्ट ऑफ प्रेशर में कहा गया था, फ्रेंडुलिच एक साइंटिस्ट था, उसने जो है रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन और प्रेशर में जब ग्राफ ड्रॉ किया, रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन को आप एक्स अपॉन एम या थीटा से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो एक्स अपॉन एम और प्रेशर में जब उसने ग्राफ प्लॉट किया तो उसने देखा कि लो प्रेशर पे जो रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर है, हाई प्रेशर पे जो रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन है वो इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर है। तो उसने कहा कि इंटरमीडिएट रेंज जो है वो 0 से 1 के बीच में होगी, क्योंकि हाई प्रेशर पे 0 के बराबर है और लो प्रेशर पे 1 के बराबर है। तो उसने सोचा कि जो इंटरमीडिएट रेंज है वो 0 से 1 के बीच में होगी, मतलब एक्स अपॉन एम एट इंटरमीडिएट रेंज इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 0 to 1। ओके, तो हम क्या करते हैं कि फॉर होल रेंज हम ले लेते हैं कि x अपॉन एम इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p की पावर 1 अपॉन n, जहाँ पे जो n की वैल्यू है वो इन्फिनिटी से लेके 1 तक हो सकती है। ठीक है, तो n की वैल्यू जो है आपकी इनफाइनाइट से लेके 1 तक हो सकती है। तो हमने होल रेंज के लिए x अपॉन एम इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p की 1 अपॉन n ले लिया। अब जब आप प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाएंगे तो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आ जाएगा, तो x अपॉन एम इज़ इक्वल टू k p की 1 अपॉन n। ठीक है, अब दोनों साइड लॉग ले लो तो ये हो जाएगा लॉग x अपॉन एम लॉग k प्लस 1 अपॉन n लॉग p। ओके, देखो ये हो जाएगा लॉग x अपॉन एम लॉग k प्लस 1 अपॉन n लॉग p। अब देखो जब आप लॉग p और x अपॉन m में ग्राफ ड्रॉ करोगे तो ये देखो लॉग x अपॉन m आपने y एक्सिस पे ले लिया, यहाँ मैंने ये आपने y एक्सिस पे लिया, और लॉग p जो है आपने x एक्सिस पे ले लिया। तो लॉग p के साथ अगर x एक्सिस पे लिया है तो x के साथ जो टर्म होती है वो होती है m, और ये जो ग्राफ है ये कैसा बना है y इज़ इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। एम एक्स प्लस सी का जो ग्राफ होता है वो स्ट्रेट लाइन होता है। अब क्योंकि इसमें सी प्रेजेंट है, इंटरसेप्ट प्रेजेंट है, तो ये ग्राफ जो है वो 0 से शुरू ना होकर ऊपर से शुरू होगा, बिकॉज दिस इज़ योर इंटरसेप्ट, और इंटरसेप्ट की वैल्यू क्या है लॉग के, और जो एम होता है वो स्लोप होती है जो एक्स के साथ होता है, दैट इज़ योर स्लोप। तो स्लोप की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 अपॉन एन। ओके, तो ये हम जो है पिछले लास्ट लेक्चर में कर चुके थे। तो आज हम जो है इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर पढ़ेंगे। ओके, तो पिछले लेक्चर में हमने इफ़ेक्ट ऑफ प्रेशर पढ़ लिया था, आज हम पढ़ेंगे इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर। इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर में अगर आप देखोगे तो ये आपका फिजिकल एड्जॉर्प्शन के लिए, ये आपका केमिकल एड्जॉर्प्शन के लिए। तो फिजिकल एड्जॉर्प्शन में जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे बेटा, तो क्योंकि मॉलिक्यूल वीक वंडरवॉल फोर्सेस से अटैच हैं बेटा, वो जैसे उनको हीट मिलेगी वो इवेपोरेट होना शुरू हो जाएंगे और सरफेस को छोड़ देंगे, जिससे जो है रेट ऑफ एड्जॉर्प्शन डिक्रीज़ करनी शुरू कर देगी। लेकिन केमिकल एड्जॉर्प्शन में क्योंकि रिएक्शन शुरू करने के लिए आपको हीट एनर्जी की ज़रूरत होती है, तो जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे उसको एक्टिवेशन एनर्जी मिलेगी और रिएक्शन आपका तेज़ी से बढ़ना शुरू होगा। पर जब एक बार केमिकल बॉन्ड बन जाएगा उसके बाद अगर आप और टेम्परेचर दोगे तो वो केमिकल बॉन्ड जो बना है वो टूटना शुरू हो जाएगा, और अगेन रेट ऑफ एड्जॉर्प्शन जो है वो डिक्रीज़ करनी शुरू कर देगी। तो फिजिकल एड्जॉर्प्शन के केस में तो रेट ऑफ एड्जॉर्प्शन डिक्रीज़ करेगी विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, लेकिन केमिकल एड्जॉर्प्शन के केस में जो रेट ऑफ एड्जॉर्प्शन है वो पहले इंक्रीज़ करेगी और उसके बाद क्या करेगी, डिक्रीज़ करेगी। तो यही बेटा लिखा हुआ है, मैं पढ़ देती हूँ कि in physical adsorption the rate of adsorption decreases with increase in temperature because in the adsorbed molecule start leaving the surface, क्योंकि जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो एड्जॉर्ब मॉलिक्यूल जो है सरफेस लीव करना शुरू कर देंगे। बट इन केमिकल एड्जॉर्प्शन एक्टिवेशन एनर्जी इज़ रिक्वायर्ड, क्योंकि आपको पता है केमिकल एड्जॉर्प्शन में एक्टिवेशन एनर्जी रिक्वायर्ड होती है रिएक्शन को करने के लिए। सो द रेट ऑफ एड्जॉर्प्शन फर्स्ट इंक्रीजेज एंड देन डिक्रीजेज। तो पहले इंक्रीज़ करेगा रेट ऑफ एड्जॉर्प्शन और फिर क्या करेगा, डिक्रीज़ करेगा। अब है कंपटीशन ड्यूरिंग एड्जॉर्प्शन। बेटा अब क्योंकि अगर आपने एड्जॉर्प्शन में एक से ज़्यादा गैस एड्जॉर्ब करवानी हो तो कौन सी गैस जल्दी एड्जॉर्ब होगी, उनके बीच में आपस में कंपटीशन होता है। व्हेन देयर आर 2 और मोर डिफरेंट गैसेस टू बी एड्जॉर्ब्ड ऑन द सर्फेस ऑफ एन एड्जॉर्बेंट, कहता है अगर एक से ज़्यादा गैस जो है वो एड्जॉर्ब्ड होनी हो सर्फेस ऑफ एड्जॉर्बेंट में, इट इज़ फाउंड दैट, ये फाउंड किया गया है कि जो ईजिली लिक्विफाइबल गैस होती है वो मोर रेडिली एड्जॉर्ब्ड होती है एंड विल रिमूव द लेस एड्जॉर्बेबल सब्सटेंस फ्रॉम द सर्फेस ऑफ एड्जॉर्बेंट। कहता है जो जल्दी लिक्विफाई हो जाती है गैस वो जल्दी से एड्जॉर्ब हो जाती है, और जो कम एड्जॉर्ब होने वाली गैस होती है उसको रिमूव कर देती है। दिस प्रिंसिपल हैज़ बीन यूज्ड इन गैस मास्क बिकॉज मोस्ट ऑफ द पॉइजनस गैसेज आर स्ट्रॉन्गली एड्जॉर्बेबल। कहता है इस प्रिंसिपल का यूज़ हम गैस मास्क बनाने के लिए यूज़ करते हैं, क्योंकि जितनी भी पॉइजनस गैसेज हैं वो बहुत जल्दी स्ट्रॉन्गली एड्जॉर्ब हो जाती हैं। पिछले लेक्चर में मैंने आपको एक ऑर्डर ऑफ लिक्विफिकेशन कर बताया था, अगर आपको याद हो कि SO2 की लिक्विफिकेशन सबसे ज़्यादा होती है, फिर अमोनिया की होती है, फिर HCl की होती है,
फिर Cl2 की होती है, फिर मीथेन की होती है, फिर उसके बाद जो है CO की होती है, फिर N2 की होती है और फिर H2 की होती है। ये आपका ऑर्डर ऑफ लिक्विफिकेशन होता है। तो जिसकी लिक्विफिकेशन की पावर ज़्यादा होती है वो जल्दी एड्जॉर्ब होती है, और जिसकी बेटा कम होती है वो दूसरे वाले को रिप्लेस कर देती है और उसकी जगह जाके एड्जॉर्ब हो जाती है। ठीक है, अब देखो फ्रेंडुलिच एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म में थोड़ी कमियाँ थी, तो एक नया साइंटिस्ट आया लैंगमियर। लैंगमियर ने अपना एक अलग एड्जॉर्प्शन आइसोमर दिया। ठीक है, लैंगमियर क्या कहता है, लैंगमियर पुट फॉरवर्ड अ थ्योरी ऑफ एड्जॉर्प्शन। ठीक है, द मेन पॉइंट्स ऑफ विच आर, कहता है इसके मेन पॉइंट्स क्या थे। उसने कहा एड्जॉर्प्शन को टेक प्लेस ऑन द सर्फेस ऑफ सॉलिड ओनली टिल द होल ऑफ द सर्फेस वॉज कम्प्लीटली कवर्ड विद अ यूनिमोलिकुलर लेयर ऑफ गैस मॉलिक्यूल। देखो पहले पॉइंट में वो क्या कहता है लैंगमियर कि एड्जॉर्प्शन तब तक ही होगी जब तक कि जो सॉलिड का सरफेस है वो यूनिमोलिकुलर लेयर से कवर नहीं हो जाता। एक बार बेटा सारा सरफेस जो है एक सिंगल मोनोलेयर उस पर डिपॉजिट हो गई, उसके बाद जो है एड्जॉर्प्शन नहीं होगी, मतलब मल्टी मॉलिक्यूलर लेयर नहीं बनेगी। सिर्फ एक यूनिमोलिकुलर लेयर जो है सॉलिड के सरफेस पे जब गैस मॉलिक्यूल की एड्जॉर्ब होगी तो एड्जॉर्प्शन जो है ख़त्म हो जाएगी। सेकंड वो कहता है कि एड्जॉर्प्शन कंसिस्ट ऑफ 2 अपोजिंग प्रोसेसेस। कहता है एड्जॉर्प्शन 2 अपोजिंग प्रोसेस से मिलके बनी होती है। फर्स्ट प्रोसेस होती है कंडेंसेशन एंड द सेकेंड वन इज़ इवेपोरेशन। देखो पहले जब मॉलिक्यूल एड्जॉर्ब होंगे, गैस के मॉलिक्यूल जो हैं जब सॉलिड पे एड्जॉर्ब होंगे तो वो कंडेंस होंगे। ठीक है, जब वो लिक्विफाई होंगे उसके बाद लिक्विफाई, कंडेंसेशन मतलब जो है गैस जो है वो लिक्विड में चेंज हो जा रही है। तो गैस के मॉलिक्यूल जो है लिक्विफाई होंगे बेटा और वो कंडेंस होकर सॉलिड के सरफेस के ऊपर एड्जॉर्ब हो जाएंगे। फिर दूसरी प्रोसेस होगी बेटा कि जब इवेपोरेशन ऑफ गैस मॉलिक्यूल फ्रॉम द सरफेस बैक इनटू द गैसियस स्टेट। ठीक है, अब उसमें से अगर कुछ मॉलिक्यूल इवेपोरेट भी हो जाएंगे तो पहली प्रोसेस होगी कि कितने मॉलिक्यूल कंडेंस होकर एड्जॉर्ब हुए हैं, और दूसरी प्रोसेस है कि कितने मॉलिक्यूल इवेपोरेट हो गए हैं, वापस गैसियस स्टेट में चले गए हैं। तो उन दोनों के कॉम्बिनेशन से ही एड्जॉर्प्शन होगी। इन दोनों का जो टोटल आपका नेट प्रोडक्ट मिलेगा कंडेंसेशन और इवेपोरेशन का, दैट इज़ योर एड्जॉर्प्शन। ओके, उसके बाद तीसरा पॉइंट है रेट ऑफ कंडेंसेशन डिपेंड करती है कितना अनकवर्ड एरिया है कंडेंसेशन के लिए। बेटा जितना उसको एरिया मिलेगा उसी पे जाके मॉलिक्यूल कंडेंस होके जब गैस मॉलिक्यूल जो है एड्जॉर्ब होंगे, कंडेंसेशन होगी, तो जितना सरफेस एरिया अवेलेबल होगा उसी के अकॉर्डिंगली वो उनकी कंडेंसेशन की रेट होगी। चौथा, द रेट ऑफ कंडेंसेशन जो है वो ऑल्सो डिपेंड अपॉन द प्रेशर ऑफ गैस। जितना आप गैस पे प्रेशर लगाओगे उतनी गैस लिक्विफाई होगी और उतनी जल्दी रेट ऑफ एड्जॉर्प्शन होगी। तो आपका रेट ऑफ कंडेंसेशन किस पे डिपेंड करता है कि प्रेशर ऑफ गैस कितना है, और अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल स्ट्राइकिंग पर यूनिट एरिया इज प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस के अकॉर्डिंगली कितने मॉलिक्यूल जो हैं वो एक यूनिट एरिया पे स्ट्राइक करते हैं वो डिपेंड करता है प्रेशर पे। तो 4 पॉइंट है कि एड्जॉर्प्शन जो है सिर्फ सिंगल यूनिमोलिकुलर लेयर की होती है। दूसरा जो रेट ऑफ एड्जॉर्प्शन है वो डिपेंड करेगी कंडेंसेशन और इवेपोरेशन पे। तीसरा रेट ऑफ कंडेंसेशन जो है वो डिपेंड करेगी कितना अनकवर्ड एरिया है, और चौथा जो रेट ऑफ कंडेंसेशन है वो उस पर भी डिपेंड करेगी कितना प्रेशर ऑफ गैस आपने अप्लाई किया है। तो दीज आर द 4 मेन पॉइंट्स। तो बेस्ड अपॉन द अबव थ्योरी, लैंगमियर ने इसे बोला लैंगमियर एड्जॉर्प्शन थ्योरी, जो कि कहता है फ्रेंडुलिच एड्जॉर्प्शन थ्योरी पे सुपीरियर थी। कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि हाउ लैंगमियर एड्जॉर्प्शन थ्योरी इज सुपीरियर टू फ्रेंडुलिच एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म। तो इसके 3 मेन रीजन थे। पहला है द रिजल्ट ऑब्टेन फ्रॉम दिस आइसोथर्म आर बेटर इन एग्रीमेंट विद एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, कि जो लैंगमियर के रिजल्ट थे वो एक्सपेरिमेंटली ज़्यादा जस्टिफाइबल थे एज़ कम्पेयर टू फ्रेंडुलिच। तो इनके रिजल्ट जो एक्सपेरिमेंटली अगर ज़्यादा जस्टिफाइबल होंगे तो लैंगमियर जो है बेटर होगी। दूसरा जो लैंगमियर जो है उसमें हम वाइड रेंज ऑफ प्रेशर की बात करते हैं, हम एक नैरो रेंज ऑफ प्रेशर की बात नहीं करते, लो प्रेशर और हाई प्रेशर, हम एक मल्टीपल वाइड रेंज ऑफ प्रेशर की बात करते हैं। तो लैंगमियर जो है ज़्यादा वैल्यूएबल जो है आपको इन्फॉर्मेशन देता है। थर्ड इज फ्रेंडुलिच आइसोथर्म फॉलोड एज अ स्पेशल केस ऑफ इंटरमीडिएट प्रेशर, द रिलेशनशिप वॉज रिड्यूस्ड बाय द लैंगमियर। कहता कि जो फ्रेंडुलिच आइसोथर्म में था वो इंटरमीडिएट प्रेशर का स्पेशल केस ही हम कंसीडर करते हैं। उसने वाइड रेंज ऑफ प्रेशर को कंसीडर नहीं किया था, उसने बस एक स्पेशल केस ऑफ इंटरमीडिएट प्रेशर दे दिया था कि होल रेंज के लिए आपका रेट ऑफ एड्जॉर्प्शन पी की 1/n के बराबर है। लेकिन जो मेन इंटरमीडिएट प्रेशर जो है वो किसने जस्टिफाई किया है, वो लैंगमियर ने जस्टिफाई किया है। तो लैंगमियर की जो वैल्यूज़ है एक तो एक्सपेरिमेंटली ज़्यादा जो है रिलेटेबल है, लैंगमियर ने वाइड रेंज ऑफ प्रेशर की बात की है, और लैंगमियर ने ही इंटरमीडिएट रेंज को ज़्यादा अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया। फॉर एग्जाम्पल कहता सपोज एट एनी इंस्टेंट ऑफ फ्रैक्शन द सर्फेस कवर्ड बाय द adsorbed molecule is theta and the fraction of surface bare the and available for adsorption is 1 minus theta। कहता देखो मान लो टोटल सरफेस जिस पे एड्जॉर्प्शन होनी है वो 1 है,
ठीक है, उसमें से कितना एड्जॉर्ब हो गया, उसमें थीटा मॉलिक्यूल एड्जॉर्ब हो गए, तो आपके पास कितना खाली सरफेस बचा, 1 में से थीटा एड्जॉर्ब हो गया है, तो खाली सरफेस कितना बचा एड्जॉर्प्शन के लिए, 1 में से थीटा माइनस कर दोगे, 1 माइनस थीटा। ओके, अब कहता है आपने प्रेशर अप्लाई किया सपोज P, तो लैंगमियर एड्जॉर्प्शन थ्योरी क्या कहती है कि जो आपका खाली सरफेस है जिस पे कि रेट ऑफ एड्जॉर्प्शन होनी है वो किस पे डिपेंड करेगी, प्रेशर पे। तो देखो लिखा हुआ था ऊपर, मैंने पढ़ाया था कि रेट ऑफ एड्जॉर्प्शन is directly proportional to pressure, and rate of condensation also depends upon uncovered area। तो मतलब कि जो अनकवर्ड एरिया है उस पे ही आपने एड्जॉर्प्शन करवानी है और वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, प्रेशर के। तो अनकवर्ड एरिया आपका क्या है, 1 माइनस थीटा, और तो कंडेंसेशन किसके बराबर होगी, कितना अनकवर्ड एरिया है और कितना आपने प्रेशर लगाया गैस मॉलिक्यूल को लिक्विफाई करने के लिए। तो रेट ऑफ जो कंडेंसेशन है आपकी वो 1 माइनस थीटा जो अनकवर्ड एरिया है इनटू प्रेशर उसके बराबर होगी। ठीक है जी। तो अब जब आप इसकी प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट K1, तो यहाँ पे आ जाएगा K1 1 माइनस थीटा इंटू P, वेयर K1 इज़ द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। अब रेट ऑफ इवेपोरेशन भी किस पे डिपेंड करती है, रेट ऑफ इवेपोरेशन है कि जो मॉलिक्यूल आपके एड्जॉर्ब हुए हैं वही तो इवेपोरेट होंगे ना बेटा, जो एड्जॉर्ब हुए हैं वही इवेपोरेट होंगे। तो रेट ऑफ इवेपोरेशन किस पे डिपेंड करेगी, जो मॉलिक्यूल एड्जॉर्ब हुए वो हुए थीटा, तो ये आ जाएगा K2 थीटा। अब K2 जो है अनदर कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है। अब अगर हमने पता है कि अगर इक्विलिब्रियम अटेन करना है एड्जॉर्प्शन ने, तो जो रेट है जो कि आपने एड्जॉर्ब करवाया है इज़ इक्वल टू जो कंडेंस हुए हैं, मतलब रेट ऑफ कंडेंसेशन एंड रेट ऑफ इवेपोरेशन वो बराबर होनी चाहिए। तो रेट ऑफ कंडेंसेशन और रेट ऑफ इवेपोरेशन, तो रेट ऑफ कंडेंसेशन आपकी आई है K1 1 माइनस थीटा इंटू P, और रेट ऑफ इवेपोरेशन आई है आपकी K2 थीटा। जब इनको कंपेयर कर लोगे तो इनको सॉल्व करने के बाद आपके पास थीटा की वैल्यू आ जाएगी K1P अपॉन K2 प्लस K1P। ठीक है, जिसमें अगर आप इसको सभी को K2 से डिवाइड कर दोगे, K1 अपॉन K2, K2 अपॉन K2, K1 अपॉन K2, तो ये आ जाएगा K1 अपॉन K2 P 1 प्लस K1 अपॉन K2 P। मतलब आप इसे लिख सकते हो KP 1 प्लस KP, मतलब आप अगर K1 अपॉन K2 को K मान लो तो ये आ जाएगा KP 1 प्लस KP, या आप इसे लिख सकते हो BP 1 प्लस BP, आपकी मर्ज़ी है। तो ओवरऑल आपका थीटा क्या आ जाएगा, KP 1 प्लस KP। ओके, और अगर यहाँ से उल्टा निकालना हो, KP की वैल्यू निकालनी हो, तो ये हो जाएगा थीटा 1 माइनस थीटा। तो अगर आपने थीटा की वैल्यू निकालनी हो तो KP 1 प्लस KP, और अगर KP की वैल्यू निकालनी हो तो हो जाएगा थीटा 1 माइनस थीटा। तो ये आपको दो चीज़ें जो हैं वो याद रखनी हैं। ओके, मैं अगेन एक्सप्लेन कर देती हूँ। मेरे को लगता है कि थोड़ा सा आपको इसको समझने में प्रॉब्लम आ रही होगी कि लैंगमियर एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म ने 4 पॉइंट दिए। पहला पॉइंट दिया कि जो रेट ऑफ एड्जॉर्प्शन है वो दो चीज़ों पे डिपेंड करती है, एक है कंडेंसेशन, कितने मॉलिक्यूल गैस के कंडेंस होंगे सॉलिड के सरफेस पे आके, और दूसरा इवेपोरेशन। अब उसमें से कुछ इवेपोरेट भी हो जाएंगे तो जो रिमेनिंग होंगे वही बेटा एड्जॉर्ब हुए। बहुत सारे मॉलिक्यूल आए कंडेंस हुए पर उसमें से कुछ इवेपोरेट भी हो गए, फिर जो बचे हुए मॉलिक्यूल हैं वही तो रेट ऑफ एड्जॉर्प्शन को बताएंगे। तो बेसिकली रेट ऑफ एड्जॉर्प्शन में दो प्रोसेसेस हुई, एक आपकी कंडेंसेशन और दूसरी आपकी इवेपोरेशन। और सेकंड पॉइंट कहता है रेट ऑफ कंडेंसेशन किस पे डिपेंड करती है, कितना आपने प्रेशर लगाया मॉलिक्यूल के ऊपर ताकि वो गैस से लिक्विड में चेंज हो जाए। ठीक है, और रेट ऑफ कंडेंसेशन इस पे भी डिपेंड करती है कि कितना आपका खाली एरिया है, जितना आपका खाली एरिया है उसी पे ही मॉलिक्यूल एड्जॉर्ब होंगे। ओके, इस तरह से जो, और अगर कहता है एड्जॉर्प्शन जो है उसमें सिर्फ यूनिमोलिकुलर लेयर, एक लेयर ही बिछती है, उसके बाद जो है जो लेयर मल्टी मोलिकुलर लेयर नहीं बनती। तो ये 4 पॉइंट्स हैं। अब इसको ये बेटर कैसे है फ्रेंड लोग से, क्योंकि इसने वाइड रेंज ऑफ प्रेशर की बात की, इसके जो रिजल्ट थे वो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू के साथ ज़्यादा मैच होते थे, और इसके केस में जो है इसने इंटरमीडिएट प्रेशर को ईजिली एक्सप्लेन किया है जो कि फ्रेंड लोग ने एक्सप्लेन नहीं किया था। अब क्योंकि इसने दो चीज़ों की बात की थी कि कंडेंसेशन किस पे डिपेंड करती है, एक तो डिपेंड करती है अनकवर्ड एरिया ऑफ कंडेंसेशन और एक पे डिपेंड करती है प्रेशर पे। ठीक है, तो अगर मैं आपको मान के चलूँ कि हमारे पास टोटल एरिया जो है वो 1 है, उसमें से कितना एरिया जो है उस वो कवर्ड हो गया एब्जॉर्ब्ड मॉलिक्यूल से थीटा, कितना आपके पास अनकवर्ड एरिया बचा वो है 1 माइनस थीटा। अब आपने अगर प्रेशर अप्लाई किया P, तो रेट ऑफ कंडेंसेशन किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, रेट ऑफ कंडेंसेशन, मैं यहाँ लिख देती हूँ, रेट ऑफ कंडेंसेशन
कंडेंसेशन जो है बेटा वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, कितना अनकवर्ड एरिया, दैट इज़ 1 माइनस थीटा इंटू पी। तो ये आ गया K1 1 माइनस थीटा इंटू पी, ठीक है। फिर K1 इज़ कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। अब रेट ऑफ कंडेंसेशन होगी फर्स्ट प्रोसेस, सेकंड प्रोसेस इज रेट ऑफ इवेपोरेशन। रेट ऑफ इवेपोरेशन किस पे डिपेंड करेगी कि जितने मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब हुए वही तो इवेपोरेट हुए रहेंगे, कितने मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब हुए थीटा, तो रेट ऑफ इवेपोरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा, ये आ जाएगा K2 थीटा। अब जो टोटल प्रोसेस है वो इक्विलिब्रियम में है, तो रेट ऑफ कंडेंसेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ इवेपोरेशन। तो दोनों को कंपेयर कर लोगे, जब आप दोनों को कंपेयर करोगे तो यहाँ से आपके पास थीटा आ जाएगा Kp1 प्लस Kp, ठीक है। वैसे आएगा K1p K2 प्लस K1p, फिर K1 को K2 से डिवाइड कर दोगे तो K1 अपॉन K2 को हम एक नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ले लेते हैं K, तो ये आ जाएगा Kp1 प्लस Kp, और अगर Kp की वैल्यू निकालोगे तो थीटा 1 माइनस थीटा, ओके। इसके अलावा अगर आपने एक और टर्म में लिखना हो, एज अ गैस मॉलिक्यूल आर अज्यूम टू फॉर्म अ लेयर 1 मॉलिक्यूल थिक ऑन द सरफेस, द गैस एब्जॉर्ब्ड पर यूनिट और पर ग्राम ऑफ द एब्जॉर्बेंट मस्ट ऑब्वियसली प्रोपोर्शनल टू द सरफेस कवर्ड। कहता कि अब क्योंकि आपने ये अज्यूम किया है कि जो गैस मॉलिक्यूल्स हैं उन्होंने सिर्फ एक सिंगल मोनोलेयर बनाई है, ठीक है, तो जो एड्जॉर्बेंट है मस्ट ऑब्वियसली बी प्रोपोर्शनल टू द सरफेस कवर्ड। तो अब जो रेट ऑफ एड्जॉर्प्शन है वो किसके भी डायरेक्टली प्रोपोर्शन होनी चाहिए कि कितना आपका सरफेस कवर्ड हुआ है। तो कितना आपका सरफेस कवर्ड हुआ है, वो तो थीटा मॉलिक्यूल ने ही सरफेस कवर्ड किया है, तो आप लिख सकते हो x अपॉन m इज इक्वल टू K3 थीटा, ठीक है। वेयर x इज़ द मास ऑफ गैस एब्जॉर्ब्ड एंड m इज़ द मास ऑफ एड्जॉर्बेंट। देखो x क्या होता है, मास ऑफ एड्जॉर्बेट, जिस चीज़ ने एड्जॉर्ब होना है, और m क्या होता है, मास ऑफ एड्जॉर्बेंट, जिस पे एड्जॉर्प्शन होनी है, ठीक है। और K3 क्या है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। तो अब हम अगर इसे लिखना चाहें तो हम ये भी लिख सकते, K3 तो हम ऐसे ही लिखेंगे, K3 तो हम ऐसे ही लिखेंगे, थीटा की वैल्यू हमें ऊपर से मिली है, दैट इज़ Kp अपॉन 1 प्लस Kp, ठीक है। तो ये आपका x अपॉन m आ जाएगा K3 इंटू Kp 1 प्लस Kp। इन्होंने Bp लिखा है, आप चाहे Bp लिख लें चाहे आप Kp लिख लें, आपकी मर्ज़ी है। तो K3 इंटू K, ये एक नया कांस्टेंट आ जाएगा Ap अपॉन 1 प्लस Kp, ठीक है। तो इसी तरह से इसमें कोई ज़्यादा वो नहीं है, x अपॉन m Ap अपॉन 1 प्लस Bp, चाहे Kp अपॉन 1 प्लस Bp, आप किसी तरह से भी इसको डील कर सकते हैं। तो दिस इज़ लैंगमियर एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म, ठीक है। अब इसकी वेरिफिकेशन अगर करनी हो, लैंगमियर एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म की अगर वेरिफिकेशन करनी हो, तो टू वेरीफाई the validity of Langmuir adsorption isotherm equation, both sides of Langmuir adsorption isotherm may first be divided by the p so as we get। देखो बेटा, अगर मुझे अब लैंगमियर एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म की वेरिफिकेशन करनी हो तो कहता कि दोनों साइड को हम प्रेशर से जो है डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो और आप इसको दोनों साइड्स को, बोथ साइड्स ऑफ लैंगमियर एड्जॉर्प्शन इक्वेशन में फर्स्ट बी डिवाइडेड बाय द p। अब आपको पता है कि लैंगमियर एड्जॉर्प्शन थर्म आपने अभी की x अपॉन m इज इक्वल टू AP अपॉन 1 प्लस BP, ठीक है। अभी आपने करके आया, मैंने यहाँ पे A की जगह K ले लिया था, आपकी मर्ज़ी यहाँ K ले लो या A ले लो, आपकी मर्ज़ी, AP अपॉन 1 प्लस BP। अब अगर मैंने दोनों साइड को P से डिवाइड कर दिया, इसको भी P से डिवाइड कर दिया, इसको भी P से डिवाइड कर दिया, इसको भी P से डिवाइड कर दिया, तो x अपॉन m अपॉन P आ जाएगा, ठीक है। AP अपॉन P ये A रह जाएगा, 1 प्लस BP अपॉन P क्या हो जाएगा, 1 प्लस BP रह जाएगा, ठीक है। ओके, 1 प्लस BP अपॉन P रह जाएगा, ठीक है। अब देखो दोनों का रेसिप्रोकल ले लो, पहले x अपॉन m p था, a अपॉन 1 प्लस BP था, अब इसका रेसिप्रोकल ले लो कि हो जाएगा p अपॉन x अपॉन m 1 अपॉन a BP अपॉन a, ओके। अब ग्राफ ड्रॉ करोगे p अपॉन x अपॉन m में, इसको y एक्सिस पे ले लोगे, इस टर्म को आपने y एक्सिस पे ले लिया, ये जो p वाली टर्म है ये आपने x एक्सिस पे ले ली, ठीक है। तो अब ये जो ग्राफ है आपका कैसे बना है, y इज़ इक्वल टू ये mx प्लस सी, तो इसी तरह से ये स्ट्रेट लाइन का बना है जिसमें स्लोप क्या है, b अपॉन a इज़ द स्लोप, और आपका इंटरसेप्ट क्या है, 1 अपॉन a इज़ योर इंटरसेप्ट, ओके। देखो मैंने इसी में से देखा लिया है, दैट इज़ p x अपॉन m अपॉन p, तो स्लोप क्या है आपकी b अपॉन a, और इंटरसेप्ट क्या है आपका 1 अपॉन a, ओके। अगर आप इसका भी रेसिप्रोकल ले लोगे, ये जो आपने अब ऊपर टर्म ली है, ठीक है, अगर आप इसका भी रेसिप्रोकल ले लोगे तो कैसे आएगा कंसेप्ट। अगर मैं इसका रेसिप्रोकल ना लेके
जो मैंने अभी पहले टर्म की थी मैं उसी का ही रेसिप्रोकल ले लूँ तब भी बात वही रह जाएगी, ठीक है। पर चलो आज हम यहीं तक ख़त्म करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ ये डिटेल में कैसे आया है।